हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट मैपिंग को देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। F का मतलब होता है फोर्स और S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। 1 जूल का फॉर्मूला होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला है और इसको W इजिकल्स टू एफ इंटू एस भी लिख सकते हैं। ठीक है। वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें वर्क के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी। जो एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यूनिट इसकी होती है जूल। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म की होती है? हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी। क्या होता है? W अपॉन टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। 1 वाट, इसकी यूनिट क्या होती है? वाट होती है। किसकी? पावर की। 1 वाट जो होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है। एनर्जी कितने टाइप की यहाँ पर मेनली होती है? मेनली जो होती है वो 2 टाइप की बताई गई है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आर, यानी कि kWh। 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं 1 किलोवाट आर में। इसके बाद हम आगे देखते हैं अपना वर्क। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इन एनिमल्स एनर्जी सप्लाइड बाय द फूड। और एनर्जी किससे मिलती है? हमें खाने से मिलती है, दे ईट। मशीन, जो मशीन होती है, एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्यूल, उसे एनर्जी किससे मिलती है? फ्यूल से मिलती है। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग। And analysis are all energy consuming, but scientific manner no work is done in above cases. Example: a man is completely exhausted in trying to push a rock wall, but a work done is zero as the wall is stationary. अब जैसे इसमें बता रहा है कि एक दीवार है और ये मैन क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है, लेकिन ये वॉल क्या हो रही है? इसमें फोर्स तो लगा रहा है लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रही। और जब तक डिस्प्लेस नहीं होगी तब तक वर्क नहीं माना जाएगा, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू एस, यानी कि उसमें फोर्स भी होना चाहिए। फोर्स तो इसमें है, ये लगा रहा है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस वजह से वर्क नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। अ मैन इज स्टैंडिंग स्टिल विद अ हैवी सूटकेस। एक मैन ने हैवी सूटकेस को अपने ऊपर उठाया। मे बी टायर्ड सून बट ही डज नो वर्क इन दिस सिचुएशन एज ही स्टेशनरी। इसमें भी कोई वर्क नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मैन क्या है? स्टेशनरी है, मतलब एक ही जगह पे खड़ा हुआ है अपने ऊपर किसको? सूटकेस को लेकर के। तो इसके अंदर भी कोई वर्क नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क कब डन माना जाएगा? अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और चलते चलते वो रुक गया, तो यानी कि वो वर्क डन माना जाएगा। जैसे हम यहाँ से ले जाके वहाँ पर हमने जाके उसे पहुँचा दिया, तो वो क्या माना जाएगा? वो वर्क माना जाएगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर वो चलता रहा, तो वो भी क्या है? वर्क माना जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस।
और उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, और ऑब्जेक्ट की जब शेप भी चेंज होएगी वो भी क्या माना जाएगा, वर्क माना जाएगा। कंडीशन ऑफ वर्क डन। अब कौन कौन सी कंडीशन है, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक तो फोर्स अप्लाई होनी चाहिए वर्क के लिए, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, दूसरा होना चाहिए कि बॉडी डिस्प्लेस, जैसे एक बॉडी पहले इधर थी, इधर से अगर वो इधर डिस्प्लेस हो गई तो यानी कि वो हमारा वर्क माना जाएगा। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क इज डन, वर्क कब डन होगा, अ साइकिलिस्ट इज पेडलिंग द साइकिल, एक साइकिलिस्ट है वो साइकिल को लगातार चला रहा है, तो उसमें फोर्स भी लगा रहा है और वो साइकिल की पोजीशन भी बदल रही है, यानी कि वो वर्क डन हो रहा है उसमें। अ मैन लिफ्टिंग अ लोड, मैन ने क्या कर रखा है, लोड को उठा रखा है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्क इज नॉट डन, वर्क कब नहीं डन माना जाएगा, अ कुलिंग कैरिंग सम लोड ऑन इज हेड स्टेट, मतलब कुली है वो स्टेशनरी खड़ा हुआ है अपने ऊपर लोड लिया हुआ, तो वर्क नहीं माना जाएगा। अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स, और एक मैन है वो बिग रॉक पर क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो ये भी वर्क नहीं माना जाएगा। वर्क डन बाय अ फिक्स फोर्स, अब वर्क डन बाय अ फिक्स फोर्स को हमें देखना है, तो इसके अंदर वही बता रहा है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो वर्क होता है, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के, वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। दूसरी चीज, दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो वर्क होता है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है, किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसके अलावा वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर भी हो सकती है, यानी कि न्यूटन मीटर भी हो सकती है, और एक और यूनिट हो सकती है जूल, दोनों में से कोई भी यूनिट, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। ठीक है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन moves a body through the distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule। यानी कि 1 जूल क्या होता है कि 1 न्यूटन बॉडी जब मूव करती है, यानी कि कितना मूव करती है, जब उसमें 1 न्यूटन उसके अंदर मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर, उसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, कितने न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का, और कितने डिस्टेंस के लिए, 1 मीटर के लिए, यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है बॉडी को मूव कराने के लिए, उसे ही हम कहते हैं 1 जूल। क्या कहते हैं, 1 जूल, यानी कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। इसके अलावा वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर हम वर्क किसके अगेंस्ट लगाएंगे, ग्रेविटी के, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। जैसे इसका फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया, डब्लू, वेट का फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि वेट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, mg होता है, क्या होता है, mg। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें अगेंस्ट लगाया जा रहा है, मतलब जो भी वर्क डन लग रहा है वो किसके अगेंस्ट लग रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है, तो यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर एच भी आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी एच। एम का मतलब मास ऑफ द बॉडी है, ग्रेविट जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच का मतलब हाइट थ्रू विच बॉडी इज लिफ्टेड। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ये कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ग्रेटर द फोर्स, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका रिवर्स होगा, मतलब अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क भी ज़्यादा होगा, और फोर्स कम होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क भी कम होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क भी ज़्यादा होगा।
डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क भी कम होगा, ये इसमें बताना चाह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क। वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो भी वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जाएंगे लगातार, तो वर्क डन कैसा माना जाएगा? हमारा पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में हमें एक एग्जांपल दिया गया है, उसको हम समझते हैं। अ चाइल्ड पुल अ टॉय कार विद स्ट्रिंग। एक ये टॉय कार है, इसको एक बच्चा खींच रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड द वर्क डन इज पॉजिटिव। तो मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है लगातार। ठीक है, तो वर्क डन क्या है? W इजिकल्स टू एफ इंटू एस। यानी कि इसमें फोर्स भी लग रहा है और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इसमें हो रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल है। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द। या अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक तुम्हारा इधर से भी लग रहा है और एक तुम्हारा इधर से भी लग रहा है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं, यानी कि ये इधर से और ये इस तरफ से, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो होगा हमारा नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, और इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे वैसे बताया गया है। वैन वी किक अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड। एक फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड पे, हमने उसमें किक मारी। द फोर्स ऑफ आवर किक मूव द फुटबॉल। फुटबॉल ने मूव करा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। द मोशन ऑफ द फुटबॉल इज द सेम, वर्क डन इज पॉजिटिव, बट द फुटबॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोली डाउन ग्रेजुअली अल्टीमेटली स्टॉप। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा? वो मारने के बाद में शॉट, वो अल्टीमेटली अपने आप स्टॉप हो जाएगी। दिस इज बिकॉज फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ये किस वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। एक्ट ऑन द फुटबॉल, जो फुटबॉल के ऊपर लगा। दीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फुटबॉल। इसमें बताना चाह रहा है कि मोशन के अपोजिट कौन काम करता है? फ्रिक्शन। ठीक है, मोशन के अपोजिट, जैसे मोशन चलता है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करता है। इन द केस द वर्क डन ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द फुटबॉल इज नेगेटिव एंड इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ फुटबॉल। यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था उसने क्या करा? फुटबॉल की स्पीड को स्लो कर दिया, जिस वजह से फुटबॉल रुक गई, स्टॉप हो गई। वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो कब होता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल। यानी कि जब क्या होता है? वर्क डन इज जीरो व्हेन द फोर्स एक्टेड एट राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि कोई भी वर्क डन नहीं होगा इसमें। इसके अलावा हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि एग्जाम्पल लिया गया था, मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जैसे मून है, मून किसके चक्कर लगाता है? अर्थ के सर्कुलर पाथ में। द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन द मून एट राइट एंगल। और जो ग्रेविटेशन मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो कैसा एक्ट करता है वहाँ पे? राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून, सो द वर्क डन इज जीरो। तो हमें वर्क डन क्या माना जाता है? जीरो। जैसे इसमें हमें डायग्राम के साथ समझाया गया है। जैसे ये क्या है? ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ के चारों तरफ ये कौन घूमता है? मून। मून ऐसे करके चक्कर लगाता है और लगाने के बाद में लगातार ऐसे यहाँ से लगाता है और फिर ये आपस में मिल, जब ये आपस में मिल जाता है तो यानी कि वर्क डन क्या हो जाता है यहाँ पे? जीरो। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। नेगेटिव साइन किसको शो करता है कि वर्क डन किसके अगेंस्ट लग रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है। नोट दैट इफ द वर्क डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर वर्क डन किसके अगेंस्ट लगेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन के, यानी कि ग्रेविटी के, देन इट इज टेकन नेगेटिव, और वो नेगेटिव माना जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुली है, लिफ्ट अ लगेज। उसने लगेज को उठा रखा है जो 15 किलो का है, फ्रॉम अ ग्राउंड मतलब ग्राउंड से, एंड पुट ऑन इज हेड, अपने हेड पे रखा हुआ है 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर ग्राउंड से। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन हिम द लगेज। हमें वर्क डन निकालना है, तो मास ऑफ लगेज कितना है? 15 kg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5 मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस।
क्या होता है, F इंटू एस। अब F का फॉर्मूला हम जानते हैं mg होता है, यानी कि W इज इक्वल्स टू mg होता है, लेकिन वेट को हम फोर्स भी कहते हैं, तो यानी कि इसका फॉर्मूला भी mg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या करा है, mg लिख दिया और s लिख दिया। अब फोर्स, फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मास की बात करेंगे, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है हमें 15 kg, तो 15 kg लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा जी कितना दे रखा है, हमारे सामने ग्रेविटी कितनी दे रखी है 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एस कितना दे रखा है, एस हमें दे रखा है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर लिख देंगे। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 10 1.5, जब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225 न्यूटन मीटर, यानी कि 225 जूल निकल के आएगा हमारा आंसर, 225 जूल। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। इसके बाद अब देखते हैं हमारा एनर्जी। एनर्जी जो हमारा टॉपिक है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।